Here you go. You're okay. You're okay. You alright, baby? You okay? You're welcome. You okay? You okay? Yeah, that was tough, wasn't it? Get going. उल्लू में ऐसा क्या है जो हमें बहुत ही फैसिनेट या रोमांचित करता है? उल्लू का जो चित्रण है वो शोवेट केव जो कि फ्रांस में है, वहाँ पे इनकी पेंटिंग्स जो लगभग 30,000 वर्ष पहले बनाई गई थी, वहाँ पे आप देख सकते हैं। इंटरेस्टिंग फैक्ट, राइट? और इजिप्शियन हिस्ट्री में भी उल्लू का बहुत बखान किया गया है और ग्रीक माइथोलॉजी में भी बहुत सारे वर्णन किए गए हैं उल्लू के बारे में। और हमारी भाषा में भी उल्लू शब्द का प्रयोग बहुत बार किया जाता है, जैसे कि अबे उल्लू है क्या, उल्लू की तरह पूरी रात को जागता रहता है, अबे उल्लू के पट्टे। और अंग्रेज़ी भाषा में भी अगर कोई इंसान क्रैंकी, ज़िद्दी या अनकोऑपरेटिव होता है तो उसको उल्लू कहा जाता है। और जब हम किसी बूढ़े या समझदार व्यक्ति के बारे में वर्णन करते हैं तो उसको भी कहा जाता है वाइज ओल्ड आउल। कुछ जगहों में उल्लू को शैतान की आत्मा मानते हैं, कुछ उन्हें पेंगुइन से कंपेयर किया करते हैं। ये नाजुक, घातक, क्यूट और क्रूर सिंग वाले क्रूर, फनी, कभी कभी शरारती क्लाउन जैसे भी रहते हैं। कैमरा इक्विपमेंट्स को स्टील कर लेना, हैट्स छीन लेना लोगों के। उनका राउंड हेड एंड बिग आइज इंटरेस्टिंग है काफ़ी। ज़्यादातर उल्लू रात में जागने वाली क्रिएचर्स हैं और अजीब सी हूटिंग एंड रोने की आवाज़ निकालते हैं। बहुत ही शांति से उड़ते हैं, द रियली क्वाइट वन इन द नाइट। एंड वो जो शिकार करते हैं वो घोर अंधेरे में करते हैं, पिच डार्क। उसमें उनका विजन देखिए कितना स्ट्रॉन्ग रहता होगा। कुछ कल्चर में उल्लू को हाफ बर्ड और हाफ स्पिरिट माना जाता है, कहीं पर ये नॉलेज एंड विजडम का प्रतीक हैं। हिंदू धर्म में आउल लक्ष्मी जी के वाहन हैं और बहुत शुभ माना जाता है उनको। कुछ कल्चर्स में उल्लू को बैड लक, इलनेस और डेथ का प्रतीक माना जाता है। ग्रीक्स मानते थे कि अगर वो उल्लू को मैदान में, युद्ध के मैदान में उड़ता देख लें तो इसका मतलब होता था कि वो ये जो युद्ध है उसको जीत गए हैं, उनको विजय प्राप्त हो गई है इस युद्ध में। भारत में उल्लू को विजडम एंड भविष्यवाणी का सिंबल माना जाता है। उल्लू पृथ्वी का एक लौता ऐसा बर्ड है जो कि हर कॉन्टिनेंट में पाया जाता है, बट अंटार्कटिका में नहीं पाया। इवन हर जगह पाए जाने के बाद भी साइंटिस्ट ने अभी सिर्फ उनको जानने का प्रोसेस शुरू ही किया, क्योंकि ये बहुत ही सीक्रेटिव बर्ड्स रहते हैं। इनकी पहेली को सुलझाना उन्होंने अभी ही स्टार्ट किया है। उल्लू को देखना और स्टडी करना बहुत ही डिफिकल्ट है, बिकॉज रात के अंधेरे में, रिमोट एरियाज में, पिच डार्क में शांति से अपना काम करके निकल जाते हैं। ये बहुत ही गुप्त और कैमोफ्लेज रहते हैं, बहुत सीक्रेटिव, जैसा कि पहले बोला, और तभी एक्टिव होते हैं जब उनको देखना चैलेंजिंग हो जाता है। जैसा मैंने पहले कहा कि अगर वो एकदम पिच डार्क में शांति से आके अपना शिकार करते हैं, बहुत ही चैलेंजिंग सिचुएशन में वो निकलते हैं। और अब क्या हो रहा है कि रिसर्चर्स ने भी काफ़ी टेक्नोलॉजी अपनी विकसित की है, बहुत सारे ऐसे टूल्स बनाए हैं ताकि उनकी इस मिस्ट्री को रिजॉल्व किया जाए। उनके वोकल सिर्फ हूटिंग के लिए ही नहीं बल्कि काफ़ी कॉम्प्लेक्स रूल्स वो फॉलो करते हैं अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए, अपनी नीड्स और डिज़ायर को। इट्स जस्ट नॉट अबाउट हूटिंग। आउल जो होते हैं वो ड्यूएट गाने भी गाते हैं, यानी कि मेल फीमेल की आवाज़ में भी वो गाने गा सकते हैं। एक आउल ये एक दूसरे को उनकी आवाज़ से पहचान लेते हैं। कुछ आउल्स अपने प्रे को स्टोर करने या इकट्ठा करने के लिए गोदाम का यूज़ करते हैं। जी हाँ, गोदाम। कुछ लोग अपने घोंसले को डेकोरेट भी करते हैं। ये बर्ड्स में बहुत कॉमन पाया जाता है, स्पेशली मेल्स अपने जो घोंसले होते हैं उनको बहुत अच्छी तरह से डेकोरेट करते हैं टू इम्प्रेस करने के लिए। एक बरोइंग आउल जो होते हैं वो अंडरग्राउंड बरो में रहते हैं, जो कि एक किस्म का डॉग है जिसे परारी डॉग कहते हैं। इधर देखिए ये वाला। एंड जब उन्हें डराया जाता है तो उनके साथ ही रहते हैं। जब उनको डर लगता है तो वो एक सांप की तरह हिस्स भी करते हैं। ये कॉलोनीज़ में रहना पसंद करते हैं। जो बार्न आउल्स के बेबीज़ होते हैं वो ह्यूमन बेबीज़ के जैसे काफ़ी सिमिलैरिटी है उनमें, वो क्योंकि वो एडल्ट से ज़्यादा सोते हैं। ह्यूमन में भी यही है कि ह्यूमन बेबीज़ एडल्ट से ज़्यादा सोते हैं। इससे क्या होता है कि कुछ क्वेश्चन मेरे दिमाग में आते हैं कि जैसे क्या उनको भी नींद में बोलने की आदत है, या कि उनके भी ब्रेन डेवलप होता है जैसे ह्यूमन का, बेबीज़ का। अगर ज़्यादा सोते हैं तो ऐसा साइंटिफिकली प्रूवन है कि ब्रेन ज़्यादा डेवलप होता है। और सोशली एक मोनोगैमस एक बर्ड है, विच मीन्स कि एक ही पत्नी या पार्टनर के साथ वो पूरी लाइफ निकाल देते हैं, जो कि बर्ड्स के वर्ल्ड में काफ़ी अनयूजुअल है। हमने देखा है नॉर्मली दे
दे एंड अप विद मल्टीपल पार्टनर्स। इनको स्काई का वोल्फ भी कहा जाता है बिकॉज ये एक निडर शिकारी होते हैं, बहुत ही वैरायटी के शिकार करते हैं, जैसे कि चूहे, पॉसम, छोटा हिरन से लेकर कभी कभी अपने ही आउल्स को मारकर खा लेते हैं। प्लस ये एक किस्म का आउल है जिसे एल्फ आउल कहते हैं, जो कि स्कॉर्पियन का शिकार करता है और उसको खाने से पहले वो उसका वेनमस डंक निकाल लेता है। आउल जो होते हैं उनमें आई बॉल्स नहीं होते हैं, दैट दे हैव आई ट्यूब्स इन फैक्ट। उसका मतलब होता है कि जो वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स होते हैं उनको भी एज अ विजुअली रिसीव कर सकते हैं, जैसे कि ऑडियो, रेडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल्स वगैरह को वो विजुअलाइज कर सकते हैं। और उनका विजन दूरबीन जैसा होता है, यानी दोनों आँखों एक समय पर एक ऑब्जेक्ट को एक साथ देख सकती हैं और बहुत ही क्लोजली देख सकती हैं। ये हाइट, वेट और डिस्टेंस को जज करने में उनकी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। उनकी नेक बहुत फ्लेक्सिबल होती है, नॉट लाइक दैट। वैसे उनको कहते हैं कई लोग कि 360 डिग्री मूव करता है, बट ऐसा नहीं है। लगभग 135 डिग्री तक घूमती है उनकी गर्दन, फ्रंट देखते हैं जब, तो इन टोटल 270 डिग्री होता है उनका जो नेक का मूवमेंट होता है। ये इसलिए होता है क्योंकि उनकी आंखें नहीं घूमती हैं। सो अगर एक जगह उनको एक डीमेरिट है तो दूसरी जगह पे उनकी नेक पूरी काफ़ी अच्छे एंगल पे घूमती है, जिससे उनको हेल्प मिलती है। और इनके कान बड़े ही विचित्र किस्म के, यानी कि वोंकी डोंकी टाइप के होते हैं, बट बहुत ही इफेक्टिव रहते हैं। हंटिंग में बहुत हेल्प करते हैं ये। एक तो वो एसिमेट्रिकल रहते हैं, जैसा अदरक, मतलब यहाँ पे देखिए इस पिक्चर में, ये लोकेशन को पिन पॉइंट करने में बहुत हेल्प करते हैं। उनके फैदर उनकी हेल्प करते हैं साइलेंटली उड़ने के लिए। विंग्स ब्रॉड होते हैं तो ग्लाइड फ्लैपिंग मिनिमाइज रहती है। बाकी पक्षी जो होते हैं उनमें फ्लैपिंग बहुत ज़्यादा रहती है, इसलिए उनकी आवाज़ ज़्यादा निकलती है उड़ते हुए। इसी वजह से वो नॉइजी होते नहीं। इसके अलावा उनके विंग्स के नीचे एक सॉफ्ट फैदर रहता है, जिससे साउंड और कम हो जाती है। आउल्स आर ज़ायोगैटिकल, जिसका मतलब होता है कि टू टोज फेसिंग फॉरवर्ड एंड टू टोज फेसिंग बैकवर्ड। ये शिकार और ब्रांचेस में ग्रिप बनाने के लिए उनकी बहुत हेल्प करता है, और वो रोटेट भी कर सकते हैं टोज़ को, विच मीन्स जब वो फ्लाई करते हैं तो 3 टोज़ आगे और 1 टो पीछे। एंड वो अपने टोज़ को लॉक भी कर सकते हैं ताकि मसल्स को ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट, यानी ज़्यादा सिकुड़े ना, ज़्यादा उनका एफर्ट ना लगे। तो इससे कहते हैं कि मैक्सिमम ग्रिप विद मिनिमम एफर्ट। ग्रुप ऑफ आउल्स को पार्लियामेंट भी कहते हैं। ये इसलिए कहते हैं क्योंकि वो कम्युनिटी में रहते हैं और बहुत ही वाइज एंड नॉलेजेबल कंसीडर किए जाते हैं मनुष्य द्वारा। ये नेस्ट बनाने में अच्छे नहीं होते हैं, तो किसी दूसरे का घोंसले को टेक ओवर कर लेते हैं या फिर बोरो कर लेते हैं, जैसे किसी क्रो, हॉक या गिलहरी के, जी हाँ, उनके भी जो घोंसले होते हैं उनको ये ओवरटेक कर लेते हैं। और जो ट्रीलेस आउल्स होते हैं जो ग्राउंड पे रहते हैं, वो लोग बरोज में रहते हैं, यानी कि धरती पे होल करके उनमें रहते हैं। ये साइज़ एंड शेप में बहुत डिफर करते हैं एक दूसरे के साथ। कुछ चिड़िया जैसे छोटे होते हैं जो कि यूएस एंड मैक्सिको में पाए जाते हैं, और कुछ 6.5 फीट से और 8.8 पाउंड तक के हैवी होते हैं, जिन्हें फिश आउल कहते हैं, जो कि रशिया, चाइना एंड जापान में पाए जाते हैं। बेसिकली फिश खाते हैं, इसलिए उनका नाम फिश आउल है। आउल जो होते हैं वो फूड च्यू नहीं करते हैं, बल्कि उसको निगल लेते हैं। हम जैसे च्यू करते हैं वैसा नहीं करते हैं। जो डाइजेस्टिबल आइटम्स नहीं होती हैं उनके फूड में, जैसे कि बोन्स या फर, वो ओवल शेप्ड छर्रे जैसा पैलेट जैसी एक चीज़ बन जाती है, जैसे कोई कैप्सूल हो गया या एक दवाई होगी, वैसी कुछ चीज़ बन के, और वो उसको थ्रो अप या इजेक्ट कर देते हैं। लगभग 250 स्पीशीज़ ऑफ आउल्स जो हैं वो अभी हैं हमारी पृथ्वी पे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो डिक्लाइन में है, क्योंकि डिफॉरेस्टेशन हो रहा है और ह्यूमन नीड्स जो हैं उसकी वजह से उनका काइंड ऑफ डिक्लाइन चल रहा है, और वो ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट के नौबत आ चुकी है। तो हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम उनको बचाएं, क्योंकि अगेन इकोलॉजिकल बैलेंस में उनका एक बहुत बड़ा रोल है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।